अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 8 फरवरी 2024 की इलेक्शन तारीख सामने आने के बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है, मगर इस फैसला कुन वक्त में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के जेल में होने की वजह से तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इस हवाले से नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों मुतहरिक हो चुके हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि रिवायती सियासी हरीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी की तरह एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, या तहरीक इंसाफ की कमज़ोर पोजीशन की वजह से दोनों सियासी जमातें अगला इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ बयानियां बनाकर लड़ेंगी, मगर फिर इलेक्शन नताइज के बाद कायम होने वाली हुकूमत में दोनों शराकतदार बन जाएंगे। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद आज पहली दफ़ा यह खबर सामने आई कि उनका पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये इत्तफाक हुआ है कि रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे, जबकि दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात होगी। इस मुलाकात से मुताल्लिक जब आज बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की बात उनकी वतन वापसी पर हुई थी। खबर शायद आज सामने आई है, मगर खबर पुरानी है। उन्होंने मजीद कहा कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। मेरे ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो रब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है। हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा। हमारा ये उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे। मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। जरदारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, जबकि इससे पहले मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सरबराही में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ और नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत कर दी है और कहा है कि तरक्की का सफ़र जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। जबकि आज ही आसिफ अली जरदारी ने भी पार्टी कारकुनों को इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी है और ये पैगाम भी दिया है कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। यानी पीपल्स पार्टी अब भी इस उम्मीद में है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे और लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं आएगा। लेकिन इंतखाबात के सबसे बड़े मैदान पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन फिलहाल कमज़ोर है और सिंध जहां पीपल्स पार्टी मजबूत है और गुज़िश्ता 15 साल से हुकूमत कर रही है, वहां से पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी जमातों के एक इत्तेहाद की खबरें सामने आ रही हैं। जंग और द न्यूज़ के सहाफ़ी इमदाद सूबरों की खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी का सूबे में गलबा होने के बावजूद एक वसी सियासी इत्तेहाद उभर रहा है जो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकता है और अगले इंतखाबात में उसकी नाकाबिल शिकस्त पोजीशन को चैलेंज कर सकता है। खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुमकिन इत्तेहाद GDA, JUIF और दीगर कौम परस्त जमातों पर मुश्तमिल होगा और इस इत्तेहाद को बड़े पैमाने पर नून लीग की हिमायत भी मिल सकती है। और इन कोशिशों को मजबूत करने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज जल्द सिंध का दौरा करेंगे और सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक नून लीग के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जारहाना मौक़िफ़ ने नून लीग को मजबूर कर दिया है कि वो सिंध पर फोकस करे जहां पीपल्स पार्टी की जड़ें मजबूत हैं। इन पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने का दावा कर रही है और नून लीग सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए कोशिशें कर रही है। लेकिन क्या दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के सियासी गढ़ में चैलेंज कर सकती हैं या नहीं, इसका जवाब गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस के नताइज के अंदर मौजूद है। पीपल्स पार्टी जिसने 2008 में वफाक में हुकूमत बनाई थी, उसने उस वक्त पंजाब में कौमी असम्बली की सिर्फ 44 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि नून लीग ने उस वक्त वहाँ से 64 नशिस्तें हासिल की थी। इसी तरह 2008 में सिंध में पीपल्स पार्टी ने 32 नशिस्तें हासिल की थी, नून लीग को वहाँ से एक भी नशिस्त नहीं मिली थी। और फिर 2013 के इंतखाबात में जब नून लीग ने वफाक में हुकूमत बनाई थी तो पीपल्स पार्टी की पंजाब में कौमी असम्बली की नशिस्तें 44 से कम होकर सिर्फ 1 रह गई थी, जबकि नून लीग 64 नशिस्तों से 117 नशिस्तों पर आ गई थी। और इसी तरह सिंध में 2013 में पीपल्स पार्टी ने 27 कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की थी और नून लीग को सिर्फ 1 नशिस्त मिली थी। फिर 2018 में जब PTI ने वफाक में हुकूमत बनाई तो नून लीग ने पंजाब में कौमी असम्बली की 61 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तें मिली थी। इसी तरह सिंध में 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 36 नशिस्तें हासिल की और नून लीग को सिंध में कौमी असम्बली की 1 भी
नशिस्त नहीं मिली थी, लेकिन पीटीआई ने सिंध से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हासिल कर ली थी और सूबाई असम्बली में भी अपना अपोजिशन लीडर बनाने में कामयाब हो गई थी। यानी इन हक़ाइक़ से वाज़ेह है कि दोनों जमातें एक दूसरे के सियासी गढ़ में पिछले 3 इंतख़ाबात में चैलेंज नहीं कर सकी हैं। और सिंध में तो हाल ये है कि पीटीआई ने अपनी जगह बना ली मगर नून लीग अपनी जगह नहीं बना सकी। तो आज ये दावा किन बुनियादों पर किया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब और पंजाब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। राना साहब, पहले तो खबर आई थी कि जरदारी साहब का नवाज शरीफ साहब का रब्ता हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा ये तो पहले हुआ था जब नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई थी, कोई नया रब्ता नहीं हुआ है। साथ ही का लाहौर से अगला वज़ीर आज़म नहीं होगा। आप लोग नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा बल्कि जरदारी साहब कह रहे हैं बिलावल भुट्टो होंगे। देखें, हर पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपनी कामयाबी का ऐलान करे, अपनी कामयाबी के लिए भरपूर जदोजहद करे, कोशिश करे। अगर एक पार्टी जो है वो आज ही ये तस्लीम कर रहे कि दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा, मुराद इस बात से ये होगी कि उस पार्टी ने अपनी शिकस्त जो है वो कबूल कर ली है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को ये दावा करने का पूरा हक हासिल है और हमें भी जो है ये दावा करने का और इस बात पे हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जो कारकर्दगी है या लोगों का जो एतमाद और मैंडेट है वो हमें इस लेवल पे हासिल होगा कि इंशाअल्लाह ताला हम अक्सरियत हासिल करेंगे। और जब अक्सरियत हासिल करेंगे तो फिर ठीक है, फिर हमारा ही वज़ीर आज़म होगा। अगर कोई और अक्सरियत हासिल करेगा तो उसका होगा। नहीं, मगर राना साहब, आप अक्सरियत कैसे हासिल करेंगे? खबरें तो आ रही हैं कि आप लोग सिंध में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इत्तेहाद बनाए, पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें, मगर पीपल्स पार्टी का मुकाबला 2008 से लेकर अब तक आप कर नहीं पाए हैं। वो सिंध में मजबूत ही होती रही है और आप क्या पंजाब में अकेले से सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे? तो वाज़ेह नहीं है कि आप और पीपल्स पार्टी की साथ ही मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी अगर बनाई? देखें, ये चीज़ें जो हैं, ये अगर इलेक्शन का रिज़ल्ट ऐसा होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ मामला जाता है तो उसमें फिर तमाम ऑप्शन जो है वो उस वक्त उनको सामने रखा जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ जो हमने पिछले 1.5 साल काम किया है पीपल्स पार्टी की क़यादत से और बड़ा करीबी रब्ता रहा है हमारा जरदारी साहब से भी और बिलावल भुट्टो साहब से भी, तो हमें इस बात का अंदाज़ा है कि वो एक सियासी जमात हैं और एक सियासतदान हैं। वो उस तरह के नहीं हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने मुखालफ सियासतदानों से बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं और मैं जो है वो सबको जो है वो जेल में डाल दूंगा और मैं जो है वो किसी को रास्ते में छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं करने वाले, वो हालात को समझते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी हालात होंगे उसमें वो एक अपना किरदार, भले उनका किरदार जो है वो कोलिशन पार्टनर का हो या अपोजिशन का हो, तो उसको अदा करेंगे। कायरा साहब, क्योंकि ज़रा पंजाब में आप खुद बहुत एक्टिव हैं, इस वक्त भी कैंपेन में मसरूफ़ हैं, मगर पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस देखें 2008 से अब तक तो वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन रही है। तो ये कॉन्फिडेंस किस बात का, सिवाय इलेक्शन स्लोगन के कि बिलावल भुट्टो किसी भी तरीके से वज़ीर आज़म बन जाएंगे और लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, जो कि नवाज शरीफ साहब को वो पिच कर रही है नून लीग? देखिए, गुजारिश यह है कि ये जो वजीर आजम का इशू है, ये कौन बनेगा वजीर आजम, इसका राना साहब ने जो जवाब दे दिया मेरे ख्याल बड़ा कम्प्रिहेंसिव है। हर जमात को ये हक हासिल होता है, हर जमात ये उम्मीद लेके चलती है, अपने कारकुन को ये आसरा देती है, लोगों के पास इसी उम्मीद के साथ जाती है कि वो उसको वोट देंगे और वोट लेने की सूरत में वो अपना वजीर आजम बनाएंगे। हमको ये तो नहीं कह रहे ना मुस्लिम कि हम किसी चोर रास्ते से वजीर आजम, राय के ऊपर बात हो रही है ना, तो अवाम की राय के साथ मुस्लिम लीग भी कह रही है कि हमारा वजीर आजम होगा, हम भी कह रहे हैं, बाकी किसी जमात को भी ये हक हासिल है। कैसा साहब, आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है, आपसे बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ को शिकायत है, तो क्या कहीं ना कहीं आप लोग किसी अलायंस की तरफ जा सकते हैं पंजाब में? जो इस वक्त हमारा मसला है ना बना हुआ एक सारा डिबेट का, वो ये है कि मीडिया का तवक्को हमसे, सारी जमातों से और खास तौर पे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से ये है कि जी कल तो आप इकट्ठे थे, कल तो आप इकट्ठे बैठते थे, कल आप एक दूसरे के साथ चलते थे,
आज आपने रास्ते अलग कर लिए, आज आपने तल्ख बातें कर दी। हमारे भी कई साथी तल्ख बातें कर देते हैं, उसके जवाब में मुस्लिम लीग के साथी भी तल्ख बातें कर देते हैं। और फिर ये भी होता है कि सारे शाहजेब तो नहीं होते ना, कई सारे दोस्त वो होते हैं कि इधर की बात उठाई कि जी फलां ने ये कहा, तल्ख बात कर दी, उसके जवाब में उधर से भी कोई तल्ख बात आ गई तो तल्खी छिड़ गई। तल्खी करने की जरूरत नहीं है, एक रियलिटी है, इलेक्शन आ गए हैं। इन इलेक्शन का माजी का जो कैंपेन का तजर्बा है वो ये है कि हम एक दूसरे के ऊपर बहुत सारा कीचड़ उछालते रहे, लड़ाइयाँ लड़ते रहे, बुरा कहते रहे। अब उस अमल से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। मुस्लिम लीग भी हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी भी रही, पीटीआई भी रही, जेयूआई भी रही, ये सारी जमातें अवाम के पास जाएंगी, अपना माजी अवाम के सामने रखेंगी, कारकर्दगी सामने रखेंगी और मुस्तकबिल का वे फॉरवर्ड देंगी। जिसको अवाम वोट देगा उसके हक में फैसला हो जाएगा। और अगर किसी एक जमात को वो कुल्ली अक्सरियत ना मिल सकी जो हुकूमत बनाने के लिए जरूरी होती है, तो फिर इत्तेहादी हुकूमतें बन जाएंगी, जो माजी का भी तजर्बा है। और राना साहब, मगर इस वक्त जो पोजीशन है, ये भी हो सकता है शाहजेब साहब, एक छोटी सी बात, ये भी मुमकिन है कि किसी एक जमात को अक्सरियत भी मिल जाए सादा, लेकिन मुल्क के हालात को सामने रखते हुए कोई एक ब्रॉडर बेस वो खुद ही चाहे कि कुछ दोस्तों को और साथ मिला के हुकूमत बन जाए। तो ये पॉसिबिलिटी सारी इलेक्शन के बाद होनी है। इलेक्शन से पहले अलायंसेज की मेरा ख्याल में अभी वो वक्त ही नहीं। मगर राना साहब, इसमें सारी सूरत हाल में क्या आप मुकम्मल तौर पर रूल आउट कर रहे हैं राना साहब तहरीक इंसाफ को? क्योंकि सिंध में तो पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है, पंजाब में आपका चैलेंज तहरीक इंसाफ है। जब आप ये सोचते हैं कि नहीं जी वज़ीर आज़म तो हम ही बनाएंगे, फिर देखेंगे कि अक्सरियत से बनाएंगे या कोलिशन से बनाएंगे, मगर बनाएंगे नवाज शरीफ साहब को ही, क्या आपने मुकम्मल रूल आउट कर दिया है तहरीक इंसाफ को कि क्या वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे होंगे आप लोगों के मुकाबले में? देखें, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरी ख्वाहिश समझ लें या मेरी एक पॉलिटिकल राय समझ लें कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे रूल आउट नहीं किया जाना चाहिए, किसी जमात को भी रूल आउट नहीं होना चाहिए। पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन वो टोला जो फितना और अफरा तफरी फैलाने के लिए 9 मई को चढ़ दौड़ा अपना दिफाई अदारों पे और शहदा की यादगारों पे, उस क्राइम में जो लोग मुलव्वस हैं उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अगर किसी जुर्म में मुलव्वस हूँ तो मुझे इसलिए ना पूछा जाए कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, मुझे उसका जवाब देना होगा। उस टोले को, उन अफराद को, खा वो कोई बड़ा लीडर हो या छोटा हो, उन्हें जो है वो अपने किए का जवाब देना चाहिए। रेस्ट ऑफ दी जो पार्टी है उन्हें बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन्हें इजाज़त होनी चाहिए, उन्हें रूल आउट नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा। उन्हें अदालतें मगर ऐसा फिर पूरा आज़ाद है, वो बड़े अच्छे फैसले पूरा मुतालबा कीजिए ना कि जो इन्वॉल्व है वो इन्वॉल्व है, फिर उसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने की सूरत में और तहरीक इंसाफ छोड़ने की सूरत में आज़ादी भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व है तो ये पूरी उसूली पोजीशन लीजिए। देखें शाहजेब, जब एक यानी वाक़या होता है, उस वाक़े का कोई एक मुद्दई होता है। अगर 180H मॉडल टाउन पे अगर हमला होता और वहाँ पे आग लगती, या मेरे घर के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की थी और वहाँ पे ये आग लगाने में कामयाब हो जाते, तो फिर मैंने इस बात का तयन करना था कि मैंने किसको नामजद करना है और किसको नामजद नहीं करना, किसका कितना जुर्म है, किसका जुर्म काबिल माफ़ी है और किसका जुर्म जो है वो काबिल माफ़ी नहीं है। मामला ये है कि जिन लोगों ने 9 मई के वाक़े में हिस्सा लिया और उससे पहले जो साजिश हुई, जो प्लानिंग हुई, उसमें कौन कौन मुलव्वस है, किस हद तक मुलव्वस है, किसका क्या किरदार है और किसके ख़िलाफ़ क्या प्रोसिक्यूशन और क्या सज़ा जज़ा होगी, ये फ़ैसला जो है ये स्टेट ने करना है, ये रियासत ने करना है, ना आपने ना मैंने। तो इसमें अगर किसी को माफ़ी हो रही है तो ये भी रियासत का जो है वो प्रोगेटिव है, और अगर किसी को नहीं हो रही तो ये भी उसी का जो है वो। कायद साहब, इस सारी सिचुएशन में पीटीआई कह रही है हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, आप कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पंजाब में आप देख रहे हैं कि क्या मामलात हैं, आप क्या कहिएगा पीटीआई के अपने एतराज़ात के हवाले से? शाहजेब साहब,
बात यह है कि पीटीआई के ऊपर कुछ इतराजात है। जिन जिन लोगों के ऊपर 9 मई के बाद या 9 मई के दिन या उससे पहले के कुछ इल्जामात हैं, जो कानून को मतलूब है लोग, वो अगर पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं, उनको तो कानून की अदालतों में पेश करना चाहिए और ये मामला डिले नहीं होना चाहिए और कानून उनका फैसला करे जो भी होता है और अदालतें फैसला करे। रिमेनिंग बाकी जमात जो है, जो लोग उसके किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, मुलव्वस नहीं है, वो सख्त बोलते हैं, तल्ख बोलते हैं, गलत बोलते हैं, जो भी इसका एक व्यू है, वो हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका पाकिस्तान के ऊपर उतना ही हक है जितना मेरा और आपका है। तो सबको, हमें सबको कोशिश करनी चाहिए, हम उनको कन्विंस करें। वो नहीं होते, इवन देन उनका राइट डिनाई नहीं हो सकता जब तक वो किसी कानून को नहीं तोड़ते। तो ये बात दुरुस्त है कि हमें ये समझना चाहिए कि अगर किसी जमात को एडमिनिस्ट्रेटिवली सियासी अमल से बाहर रखा जाएगा तो फिर ये इलेक्शन, जिस तरह माजी में पहले ही हर इलेक्शन के ऊपर एक खास तरह का इल्जाम रहा, इस इलेक्शन की न्यूट्रलिटी का और इस इलेक्शन के फाल होने के ऊपर ये ही बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा। और मैं समझता हूँ ये मुल्क का मुफाद नहीं होगा। गुनाहगारों को, कसूरवारों को जो अदालत में पेश करके अगर वो बेगुनाह निकलते हैं तो बिस्मिल्लाह, गुनाहगार निकलते हैं तो वादे, लेकिन पाकिस्तान के शहरी हैं। हाँ, किसी का रवैया सख्त और हार्श और नामुनासिब है तो उसको कन्विंस करें, यही जमहूरियत है। डायलॉग के जरिए रोका जा। और राजा मुझे बताएगा, क्या सिंध के लिए आपका क्या वाकई ये खबर दुरुस्त है कि प्लान है कुछ नए इत्तेहाद बनाने का, MQM, दीगर जमातें, GDA, ताकि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सिंध में? देखें शाहजेब, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे समझता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत और सियासत की जो है वो बका के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कोशिश करे और हर सीट पे अब जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करे, और ऐसा ही PMLN को सिंध में करना चाहिए। ये कोई टफ टाइम देने वाली या इजी टाइम देने वाली जो है वो ये बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई 10-15 सीटें एडजस्टमेंट लेके अपने कैंडिडेट जो है वो विड्रॉ कर लेती है तो वो सीटें तो चलो 10 मिल जाएंगी, 5 मिल जाएंगी, 15 मिल जाएंगी, लेकिन वो कभी पार्टी के तौर पे जो है वो अमर्ज नहीं हो सकेगी पंजाब में। इसी तरह से सिंध में PMLN हम उस वक्त तक एक पार्टी के तौर पे अमर्ज नहीं हो सकते जब तक हम वहाँ पे हर सीट पे कोशिश करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम अपने बंदे दें। मगर साहब अलायंस बनाएंगे, अपने बंदे खड़े करेंगे, क्या करेंगे? वोट लें या ज़्यादा वोट लें, मतलब आप अलायंस बनाने का सोच रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ? जी, अलायंस सिंध में क्योंकि हमारी पोजीशन शायद ऐसी फ़िलहाल नहीं है कि हम हर सीट पे जो है वो अपना उम्मीदवार दे सकें, तो अगर वहाँ पे हमें अलायंस करना पड़ता है तो वो हमें अलायंस जो है वो करना चाहिए। और ये किसी को टफ टाइम देने वाली बात नहीं है। मुल्क में अगर सियासत में अगर पार्टीज़ ने आगे बढ़ना है तो यही एक तरीका है। ये इस तरीक़ाकार को मैं नहीं समझता कि किसी को बुरा बनाना चाहिए, बल्कि अगर पीपल्स पार्टी पूरी अपना जो है वो अपनी जो है वो जदोजहद से हिस्सा लेती है पंजाब में तो हमें वेलकम करना चाहिए। बाकी ठीक है, मैदान में जब मुकाबला होना है तो उन्होंने अपने लिए स्ट्रगल करनी है, हमने अपने लिए करनी है। कायरा साहब, आप पंजाब में किस तरीके से, क्या हिकमत अमली होगी आपकी? साउथ पंजाब हो, दीगर इलाके हों, कोई अलायंसेस करेंगे, PTI की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, नून लीग को अकेले चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? सब चैलेंज मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि हम माजी के उस मुलाखड़े की सूरत में नहीं जाना चाहते। तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है, मुस्लिम लीग भी, बाकी जमातें भी, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी माजी की परफॉर्मेंस को कौम के सामने रखें और मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए वे फॉरवर्ड दें। हम भी पंजाब के अंदर एक बड़ी जमात थे, आजकल मुश्किल में हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, कई जगह हमारी वीक हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि हम हर जगह पे अपना अपना कैंडिडेट देंगे। और राणा साहब के एनालिसिस से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जमातें, कौमी जमातें होंगी तो कौमी जो है ना हमारा एक वकार और जो नज़्म है कौम का वो कायम होगा, वो मजबूती उससे आएगी, क्योंकि ये जमहूरी अमल के नतीजे में होना है और जमहूरियत सियासी जमातों से चलती है और किसी जरिए से नहीं। मैं इस बात से कायल, और इंशाअल्लाह
आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर बहुत बेहतर, माजी से बहुत बेहतर परफॉर्म भी करेगी और इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में हम अपनी जो टिकट्स के मामलात है वो भी करने के बाद कैंपेन भी शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पंजाब के लोग भी पीपल्स पार्टी के साथ अपना रवायती जो ताल्लुक है उसको हम दोबारा उजागर करेंगे और इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी है। तहरीक इंसाफ इस सब में क्या करेगी, बात करेंगे तहरीक इंसाफ से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया, नून लीग ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया, पीटीआई के चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों इस वक्त कैद हैं। असद कैसर साहब के साथ आप जाके मिले थे, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। किस तरीके से, क्योंकि आप खुद इलेक्शन लड़ने वाले सियासतदान हैं, कि क्या रास्ता है जो आपको नजर आता है इलेक्शन के लिए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो बहुत ज्यादती होगी अगर हम फ़लस्तीन पे बात ना करें। बहुत जुल्म है, बहुत ज्यादती है और हम सब उनके साथ हैं, लेकिन हमें कुछ अमली इक़दाम लेने होंगे और हर कोई अपनी अपनी जगह पे किरदार अदा करे, जिसके पास जो भी वसाइल हैं। आप सोशल मीडिया पे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोई एंकर है, आप कोई सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, टीचर हैं, आप फनकार हैं, आप कोई आम पाकिस्तानी, जो भी हैं, अपना अपना किरदार हम अदा करें। ये दर्द पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। देखिए, आपका जो सवाल है शाज़िब भाई, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलात का हम शिकार हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान का कोई एक हल्का भी ऐसा ना छोड़ें जहां हम हमारा अपना कैंडिडेट ना हो। और इस बार मैं बिल्कुल बरमला इस बात का इजहार करते हुए कोई झिझक महसूस नहीं करता कि इंशाल्लाह हम अपने नजरिए पे लड़ेंगे। हमें अब इलेक्टेबल की शायद उस तरह जरूरत अब नहीं रही। इंशाल्लाह हम अपने नजरियाती कारकुनान को, जिसमें कुछ लॉयर होंगे, कुछ हमारे पुराने सियासी कारकुनान होंगे, कुछ हमारे ओल्ड पार्लियामेंटेरियंस जो खड़े रहे चेयरमैन साहब के साथ, तरीक के साथ इस मुश्किल वक्त में, इंशाल्लाह वी आर होपफुल। अगर कुछ ना कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो आप देखेंगे वो मेरी बात, इस मलंग की बात जो है वो अल्लाह पूरी कर देगा, जो उस रात 9 अप्रैल की रात मेरे से अल्लाह ने करवाई थी कि 2/3 थोड़ी सी उसमें अल्ट्रेशन कर दें। अब 2/3 से बात आगे बढ़ गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जो थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड से फिर क्या मुराद है कि क्या आपको मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तो नहीं है, वो कैद हैं, वो रिहा हो जाएं, या वैसे आप लोगों को क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि इस 2/3 से भी ज़्यादा आपको अक्सरियत मिल जाएगी अगर उसका मौका मिल जाए? शाज़िब भाई देखें, अवाम तो हमारे साथ है। कोई भी आप सर्वे उठा के देख लें, आप बाजार में चले जाएं, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप किसी शादी पे चले जाएं, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, आप कोई ओपिनियन पोल करा लें, चेक कर लें, तो अवाम तो है, तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान साहब के नजरिए के साथ है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब शाज़िब भाई ये है कि एक तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ी बेसिक सी डिमांड लगती है, लेकिन हमें पाकिस्तानी समझें, हमें वो राइट्स मिलने चाहिए जो एक आम पाकिस्तानी को सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं। जैसे कल आपने मानसेरे में देखा कि या तो आप मुझे शाज़िब भाई मुझे बताएं, मैं जेल में थोड़ा अरसा रहा हूं तो शायद मेरी मालूमात कमजोर हो, क्या आपकी मालूमात में कुछ है तहरीक इंसाफ बैन तो नहीं हो गई? आपकी क्या मालूम? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बैन नहीं है। देखिए, जो कल मानसेरे में हुआ है, कुछ हमारे ही, देखें आप सियासी मुखालफत होती है, दुश्मनी नहीं होती। हमारे जमात से कुछ लोग टूट के गए हैं, उन्होंने कोई अलग कोई चीज बनाई है तो वो बनाते रहे, उसको चलाते रहे, लेकिन एक तरफ उनको पूरी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, दूसरी तरफ वो जमात, आप मुझे शाज़ेब साहब बताएं, वो जमात जो पूरे मुल्क की कौमी जमात रही है और है अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद रहेगी, वरना मैं अफसोस से ही कह रहा हूँ माजी में पीपल पार्टी भी थी, लेकिन इस वक्त वो जमात जो कश्मीर में, गिलगित में, सिंध में अपोजिशन लीडर, बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट, पंजाब में हमारी हुकूमत, मरकज में हुकूमत, सेनेट में आपका चेयरमैन हमारा, आपके खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, पूरे मुल्क में आपकी जो है वाहिद कौमी जमात हो, उसको एक कन्वेंशन की इजाजत नहीं है। फिर हमारे मोहतरम सिकंदर सुल्तान साहब कहते हैं, राजा साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो किधर है राजा साहब? लेवल प्लेइंग फील्ड। और अली मोहम्मद खान साहब, आप मेरे उन रहनुमाओं में से हैं जो एक तो पार्टी के साथ आप मुझे कहने दीजिए, मुझे आप मुकम्मल कीजिए कि अगर अली मोहम्मद, देखें अली मोहम्मद ने कोई गलत काम किया है तो उसको फेस करना चाहिए, जैसे मैंने फेस किया है। मेरा 9 मई का केस खत्म हुआ है, अदालत से मुझे रिलीफ मिला, अदालत ने मेरा केस खत्म किया, हाई कोर्ट का फिर ऑर्डर आया, 7-8 गिरफ्तारियां हमने फेस किया। देखिए, अगर कोई शख्स ने गलत किया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा,
अगर किसी पे केस है वो उसको फेस करे, लेकिन अगर कोई बेल पे है या किसी पे केस नहीं है तो उसके जो कल जो नज़ारे हमने देखे जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने तहरीक इंसाफ की के साथ कन्वेंशन के साथ किया है, आप मुझे ये बताएं, एक तरफ मुल्क में इस तरह के दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, हालात अबतरी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जिनके सीनों में पाकिस्तान के झंडे और जिनके अंदर खून जो है वो बज़ाहिर सुर्ख होगा अंदर से ग्रीन है, उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों पे दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे हैं। और अली मोहम्मद खान साहब, आप पार्टी के उन रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने ज़ाहिर मुश्किल वक्त गुजारा भी, पार्टी के साथ भी खड़े रहे और रास्ता भी निकालना चाहते हैं कि किसी तरह नेविगेट किया जाए और इलेक्शन के लिए रास्ता निकले। सारा भाई साहब की खबर आई थी कि सदर मुमलिकत के जरिए किसी तरह कोई बातचीत हो, आपकी भी कोई ना कोई बातचीत हुई, क्या हुआ उसका? कि सदर मुमलिकत कोई नहीं किरदार अदा कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं कोई बैकडोर, कोई राब्ता, कोई दरवाजा खुल रहा है? डॉक्टर साहब से मुझे अभी भी बड़ी उम्मीद है, पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, हल्का जीत के आए हैं 2013 में और 2018 में 2 बार कराची जैसी मुश्किल जगह से वो जीत के आए। हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं, सियासत की रमूज से वाकिफ हैं, हाल ही में मुश्किल सूरत हाल का भी उनको सामना रहा, काफ़ी उन्होंने क्रिटिसिज्म भी फेस की है, लेकिन मुझे लगता है कि मुल्क की ये एक ऑफिस ऐसा है जिसमें अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, एक नुक्ते पे देखें, हमने किसी के साथ कोई साझेदारी नहीं करनी, किसी ने किसी के साथ नहीं करनी, हर कोई अपने अपने उस पे लड़ेगा, अपने निशान पे लड़ेगा, हम बल्ले पे लड़ेंगे। बल्कि मैंने तो ये बात की भी है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब अगर मुझे सुन रहे हैं या उनके और मोहतरम इमरान सुन रहे हैं, सिर्फ बल्ला हमारे पास रहने दें, इंशाल्लाह इमरान खान साहब के खिलाड़ी छक्के चौके मारेंगे। लेकिन मेरा नुक्ता ये था कि वहां आप बुलाएं आजाद शफाफ इलेक्शन के एक नुक्ते पे कि इलेक्शन हो और ये सिस्टम आगे चल पड़े, कोई आगे कोई हुकूमत आए उसका भी कोई आगे का लायमल बने। और ये देखें, आपके कौमी लीडरशिप इस वक्त जेल में है। मैं इस बात को नहीं डिफेंड कर रहा कि माजी में अगर कोई हुआ था वो सही था, मैं ये कह रहा हूं हमें अक्सर ये काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है हमारे मोहतरम दोस्तों की जानिब से, पीपल पार्टी या खासकर नून लीग की तरफ से, देखिए हमारे साथ भी ये हुआ, तो मैं उसको नहीं डिफेंड कर रहा। अगर उसमें कोई गलत है वो गलत होगा, लेकिन क्या उसका नतीजा ये है कि इस वक्त वो आदमी जो मुझे कहने दीजिए कि दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिसमें लोग पाकिस्तान को इमरान खान साहब के नाम से जानते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, और आज उनको दहशतगर्दी का सामना है, पर्चों का, गद्दारी के मुकदमों का सामना है। देखें, इन्हीं चीजों ने माजी में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। 1971 की कहानी याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कितना नुकसान हमें पहुंचा है। आज हम सब वतन पाकिस्तानी हैं और उस तरह के हालात जो हैं, अजीब सी सूरत हाल है। इस वक्त हमें इत्तेफाक इत्तेहाद की जरूरत है। आज देखें आज तीरा में क्या हुआ है, अच्छा, पर मुझे ये में जो हमारी शहादतें हुई हैं, और मुझे परसों ये कल जो उधर हुआ मियां वाली में जो अटैक हुआ, उससे पहले जो दहशतगर्दी के अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं। और अली मोहम्मद खान साहब, क्या आपके ऊपर जाती तौर पर भी कोई दबाव है? एक तो जब आप अरेस्ट हुए थे तब दबाव था, कि अब भी कोई दबाव है कि आप एक्टिव ना हो या फिर पार्टी छोड़े? देखें, प्रेशर तो कुछ ना कुछ रहता है, कोई इधर उधर से बात जो है, लेकिन जेल में था, कुछ इस तरह बातें थी, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला आपको तौफीक दे देता है मजबूत खड़े होने का। और फिर अदालत से आप जब निकल आते हैं तो फिर देखो, एक दफा जब आप फेस कर लेते हैं, अदालत से आपको रिलीफ मिल जाता है, प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अल्लाह के करम से निकल आया, अल्लाह ने साबित कदम रखा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। मैं समझता हूँ अल्लाह आपको साबित कदम रखता है, और इसीलिए मैं ये बात करता हूँ कि जिस पे भी कोई इल्जाम है उनको फेस करना चाहिए, और जो फेस कर रहे हैं उनको रिलीफ मिल भी रहा है। देखें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से लोग जो है वो आ गए हैं, उन पर बेल उनको मिल गई है। इवन असद कैसर साहब जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, उनको हाई कोर्ट से बड़ी मेजर रिलीफ मिली थी, और अभी हमारे तैमूर झगड़ा साहब, उनको रिलीफ मिली है, कामरान बंगट साहब को रिलीफ मिली है, हमारे कुछ लोगों को बेल्स मिली है, जुनैद अकबर खान साहब को बेल्स मिली है, कुछ और लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरी रात है, अदालतों से है, लेकिन जो गवर्नमेंट साइड है, आप देखें केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसका काम इलेक्शन कराना है, साइड लेना नहीं है ना। अगर एक जमात वहां इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा उनको रोके, मैं कह रहा हूं उनको भी मौका मिले, लेकिन एक वो जमात जो 2 बार हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बना गई और उसके बाद वो मरकज में, और आप उसको कन्वेंशन की इजाजत नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हुई ना। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों को वतन वापसी की दी गई डेडलाइन गुजर जाने के बाद अब इन अफराद के खिलाफ एक्शन जारी है, जबकि रजाकाराना तौर पर वतन वापसी के अमल में कमी आ गई है। उमर फारूक की खबर के मुताबिक इतवार को 6,500 मजीद अफगान शहरी तोरखम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान चले गए। हुकाम के मुताबिक 17 सितंबर से अब तक मजमूई तौर पर 1,74,358 अफगान शहरी अफगानिस्तान जा चुके हैं, जबकि रजाकाराना वतन वापसी का अमल अब भी जारी है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वापस जाने वालों की तादाद में कमी आ रही है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक रजाकाराना
रजाकाराना वतन वापसी के अलावा छोटे जराइम में मुलविस अफगान कैदियों को भी मुल्क बदर किया जा रहा है। 1 नवंबर से 4 नवंबर के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद से 500 से ज़ायद कैदियों को डिपोर्ट किया गया है, जबकि सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 194 कैदियों को वतन वापसी के लिए तुरखम बॉर्डर पहुँचाया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकज़ई के मुताबिक हफ्ते को 700 के करीब अफगान शहरी भी चमन बॉर्डर के जरिए वतन वापस रवाना हो गए हैं। 3 अक्टूबर को निगरान हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद को रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से वापस अपने वतन जाने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी बार बार ऐलान कर चुके हैं कि यह एक्शन किसी खास मुल्क के शहरियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब तक सामने आने वाली इत्तलात और आदादोशुमार के मुताबिक इस ऐलान का हदफ मुल्क में मुक़ीम 17 लाख से ज़ायद अफगान बाशिंदे ही हैं, जिनमें बाज़ अफराद ऐसे भी हैं जो कई सालों से पाकिस्तान में मुक़ीम हैं और यहाँ रहने की दस्तावेज़ात भी रखते हैं। 31 अक्टूबर को इस डेडलाइन के ख़त्म होने के बाद अफगान मुहाजिरीन के लिए छापों का सिलसिला शुरू हो गया था और छापों में पकड़े गए गैर मुल्की अफराद को बड़े शहरों में कायम होल्डिंग सेंटर्स में लाने का सिलसिला जारी है, जहाँ उन अफराद के रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। इस जबरी बेदखली के खिलाफ पाकिस्तान में मौजूद इंसानी हुकूक की तंजीमों के अलावा अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को डिपोर्ट करने पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी आ गई है, क्योंकि अफगानिस्तान इस अमल पर खुश नहीं है, जबकि अफगानिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ बयानात भी दिए हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने हालिया वीडियो पैगाम में पाकिस्तान को कहा है कि अगर उन्हें काबुल की इंतज़ामिया से कोई मसला है तो वो इसकी सज़ा अफगान मुहाजिरीन को ना दें। सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने वीडियो पैगाम में हुकूमती फैसले को गैर इस्लामी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपने मसाइल की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर नहीं डालनी चाहिए, जबकि अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब का कहना है कि इस फैसले के पाकिस्तान के लिए नताइज होंगे। अफगानिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान ने यह फैसला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के इशू पर अफगानिस्तान पर दबाव डालने के लिए किया है, जबकि पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि इस फैसले का तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। एक सीनियर हुकूमती एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इस फैसले का तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। एक तासुर है कि हमारा यह फैसला अफगानिस्तान हुकूमत पर दबाव डालने के लिए है, जो कि सच नहीं है। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुल्क से निकालने का फैसला 6 महीने पहले ही ले लिया गया था। हम एक ऐसे मुल्क में हैं जिसको मुआशी चैलेंजेस का सामना है, गैर कानूनी मुहाजिरीन का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। खबर के मुताबिक एक फॉरेन ऑफिस के एहलकार ने भी अफगानिस्तान के दावों की नफी करते हुए कहा कि हमारे भी अफगानिस्तान से कुछ मसाइल हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा सिफारती चैनल्स के जरिए उठाते हैं। अगर अफगानिस्तान की हुकूमत को कोई इशू है तो वो अवामी बयानात देने के बजाय हमसे बात करें। हुकाम का कहना है कि जिन अफराद के पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस या अफगान सिटीजन कार्ड है उनको तंग नहीं किया जा रहा है, जबकि ये दावे भी सामने आए हैं कि पुलिस बगैर किसी तफरीक के तमाम अफगान बाशिंदों को निशाना बना रही है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से 25,000 अफगान शहरियों की लिस्ट का मामला अभी भी लटका हुआ है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के करीब अमेरिका ने पाकिस्तान को 25,000 अफगान शहरियों की फहरिस्त फराम की थी, जो 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान आए थे। ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए बतौर कॉन्ट्रैक्टर्स या दीगर शोबों से मुंसलिक थे। अमेरिका ने इन 25,000 अफराद की लिस्ट फराहम करते हुए पाकिस्तान को कहा था कि इन अफराद को अफगानिस्तान डिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि वहाँ इनकी जानों को खतरा हो सकता है। लेकिन इन अफगान शहरियों के मुस्तकबिल का अभी तक तयन नहीं किया जा सका है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस फहरिस्त पर एतराज़ उठा दिया है। इफ्तिखार खान की खबर के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ एक्शन के दौरान इन मखसूस अफगान शहरियों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है, जिसके बाद इन्होंने अमेरिका से मदद के लिए रब्ता किया, जिसके बाद अमेरिका ने इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने इन अफगान शहरियों को भी खतूत लिखे हैं। अमेरिका का मानना है कि ये खतूत अफगान शहरियों को ये गारंटी देने के लिए लिखे गए हैं कि वो पाकिस्तान में गिरफ्तारी और डिपोर्ट होने के खौफ के बगैर रह सकते हैं। अमेरिकी सिफारत खाने की तर्जुमान जोनाथन लाइली का कहना है कि हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ इन अफराद की हिफाजत के लिए करीबी राब्ते में हैं। हमारी तशवीश खतरे से 2-4 अफराद की हिफाजत है। उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन और पनाह गज़ीनों की महफूज और मौसर आबादकारी को यकीनी बनाना दोनों ममालिक के मफाद में है। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से शेयर की गई फहरिस्त में शामिल अफराद की अमरीका में आबादकारी और नकल मकानी का अमल जारी है, लेकिन इन खतूत के बावजूद इन अफगान शहरियों पर मुल्क बदरी की तलवार लटकती रहेगी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी किए गए खतूत की कानूनी हैसियत मानने से इनकार कर दिया है। वज़ारत दाखिला के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि दोनों फरीक़ैन के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा या मुफाहमत नहीं है कि इन 25,000 से ज़ायद अफराद को भेजे गए खतूत की कोई कानूनी हैसियत होगी। पाकिस्तानी अहदेदार ने अमरीका की जानिब से भेजी गई 25,000 अफराद की फहरिस्त पर एतराज़ात उठा दिए हैं और दावा किया कि इस फहरिस्त में उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो अफगान शहरी ही नहीं हैं। अहदेदार ने मजीद कहा कि फहरिस्त में बहुत सी खामियां हैं, इसमें वल्दियत और पते फराहम किए बगैर सिर्फ अफराद के नाम दर्ज हैं। वज़ारत दाखिला के एक अहदेदार के मुताबिक फहरिस्त में नाकाफ़ी मालूमात और गैर अफगान शहरियों की शमूलियत पर एतराज़ उठाए जाने के बाद अमरीकी सिफारत खाने ने एक ताज़ा फहरिस्त फराहम करने का वादा किया है।
अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि ये मालूमात राजदारी और सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर फराहम नहीं की गई, जबकि पाकिस्तान ने अमरीका पर गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान इन अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी के अमल में ताख़ीर का इल्ज़ाम भी आयद किया है। वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने कहा कि 2021 के बाद से अमरीका के पास इन अफराद की आबादकारी के लिए कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए काफ़ी वक्त था, लेकिन अमरीका दोबारा इस मामले को मज़ीद मौखर करने का इरादा रखता है, जबकि इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन अफराद की अमरीका मुंतकली के प्रोसेस में 18 महीनों से लेकर 2 साल भी लग सकते हैं, जबकि इस दौरान ये अफराद पाकिस्तान में ही रहेंगे, जबकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि इन अफराद को वीज़ा मिलेगा या इन्हें किसी और मुल्क में दोबारा आबाद किया जाएगा। इंसानी हुकूक की तंजीमें, सिविल सोसाइटी और कई सियासतदान मुसलसल अफगान मुहाजिरीन की ज़बरदस्ती मुल्क बदरी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हुकूमत के एक्शन के बाद अफगान और पश्तून अफराद के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ देने और उसमें इजाफे की शिकायत कर रहे हैं। साबिक सेनेटर फरूतुल्लाह बाबर और मुतअद्दिद समाजी रहनुमाओं ने हुकूमती एक्शन के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज दरख्वास्त गुजारों के वकील उमर गिलानी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से रब्ता किया और इस दरख्वास्त को जल्द केस नंबर लगाने और इसकी समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा की। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफराद को मुल्क बदरी का खौफ है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 4 के तहत पाकिस्तान में रहने वाले इन लाखों अफराद के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। गज़ा पर इसराइली जारियत और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को आज 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन इसराइल अब भी सीज़ फायर के हर मुतालबे को मुस्तरद कर रहा है। अब तक इसराइली फोर्सेस ने बच्चों और ख़वातीन समेत 10,000 से ज़ायद अफराद को शहीद कर दिया है और कई हज़ार लोगों को ज़ख्मी कर दिया है और अब अस्पतालों के बाद कब्रिस्तान भी भरने लगे हैं। इस वक्त भी गज़ा के अंदर इसराइली फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही हैं और दावा कर रही हैं कि उसने गज़ा को पूरी तरह से घेर कर इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और लोगों को शुमाल से जनूब की जानिब जाने का कहा जा रहा है। इसराइली फोर्सेस का यह भी दावा है कि ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान उसने गज़ा में हमास के मजबूत गढ़ पर कब्जा कर लिया है, जहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड्स, चेक पोस्ट और सुरंगें मौजूद हैं। साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 450 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान इसराइल के अपने 30 फौजी भी हलाक हो गए हैं। गज़ा की सूरत हाल पर दुनिया भर में तशवीश बढ़ती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के 18 ज़ेली इदारों और NGOs ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए गज़ा में सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि अब बहुत हो गया, इसे अब ख़त्म होना चाहिए। आज जनूबी अफ्रीका ने भी इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। खुद अमरीका पर जंग बंदी के लिए अमरीका के अंदर और बाहर से दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन बज़ाहिर इसराइल अमरीका की भी बात सुनने को तैयार नहीं है और वाज़ेह कर चुका है कि आर्जी सीज़ फायर भी उसी सूरत में होगा कि जब हमास तमाम यरग़बालियों को रिहा कर देगा। इसी सूरत हाल में अमरीकी आला हुकाम मुसलसल इसराइल का दौरा कर रहे हैं और वाइट हाउस का पैगाम पहुँचा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन इस 1 महीने में 3 दफ़ा इसराइल का दौरा कर चुके हैं। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन भी इसराइल का दौरा कर चुके हैं और अब CIA के सरबराह इसराइल के दौरे पर हैं, लेकिन एंटनी ब्लिंकन सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। जुम्मे को इसराइल का दौरा मुकम्मल करने के बाद उन्होंने उर्दन का दौरा किया और वहाँ गज़ा से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, जिसमें उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और फ़लस्तीन के नुमाइंदे शरीक थे। इस कॉन्फ्रेंस में भी अमरीका पर फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डाला गया। इसके बाद एंटनी ब्लिंकन ने वेस्ट बैंक पहुँचकर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की और फिर इतवार को अचानक इराक का मुख्तसर दौरा किया और इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसके बाद ब्लिंकन आज सुबह तुर्की पहुंचे थे, जहां उन्होंने तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की। लेकिन अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को तुर्की में सर्द महरी का सामना करना पड़ा। माजी के बरक्स वो जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए तुर्की का कोई आला सिफारतकार मौजूद ही नहीं था, जबकि एंटनी ब्लिंकन के तुर्की के सदर एर्दोआन से मीटिंग भी तय नहीं की गई थी। और आम बात यह भी है कि ब्लिंकन के दौरे से पहले तुर्की ने इसराइल के खिलाफ जारहाना रवैया अख्तियार कर लिया था और अपने सफ़ीर को भी इसराइल से वापस बुला लिया था। साथ ही तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन इसराइल के साथ साथ अमरीका पर भी कड़ी तनकीद कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे के खिलाफ तुर्की में अवाम सड़कों पर निकल आई और एहतजाज के दौरान ये नारा भी लगाया गया कि कातिल ब्लिंकन तुर्की से बाहर निकल जाओ। तहम इन मुजाहरों के दौरान तुर्की और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात मुकम्मल हो गई, जिसके बाद अल जज़ीरा की खबर में लिखा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने तुर्की को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि वो हमास पर दबाव बढ़ाए और यरग़बालियों को रिहा करने का कहे, लेकिन तुर्की का इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ था। तुर्की के ऑफिशियल्स ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से कहा कि कैदियों की रिहाई दोनों तरफ से होनी चाहिए, यानी हमास यरग़बालियों को रिहा करेगी तो इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अल जज़ीरा के मुताबिक इस मुलाकात में तुर्की ने गैर मशरूत जंगबंदी पर भी जोर दिया, लेकिन ब्लिंकन ने सीज़ फायर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे की बात करते रहे, जिस पर तुर्की ने जवाब दिया कि सिर्फ जंग में वक्फा काफ़ी नहीं है। एक तरफ अमरीका मुतहर्रिक है तो दूसरी तरफ ईरान भी मुतहर्रिक है। कल एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद आज हैरानकुन तौर पर इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुडानी तेहरान पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनाई और सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। ईरानी नशरियाती इदारे प्रेस TV के मुताबिक इराक़ी वज़ीर आज़म ने गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों को इज्तिमाई इंतकाम करार दिया और मज़ीद कहा कि हमास का ऑपरेशन
तूफानुल अक्सा एक बहादुराना ऑपरेशन था जो दुनिया के तमाम आज़ाद लोगों के लिए खुशी का बाइस बना है, जबकि आयतुल्लाह खामनाई का कहना था कि अमेरिका गजा में इसराइली जराइम में बराह रास्त मुलव्विस है। अमेरिका अगर इसराइल को अस्करी और सियासी मदद फराहम ना करे तो इसराइल जंग जारी ही नहीं रख सकता। अहम बात यह भी है कि कल ही ईरानी हुकाम ने इस बात की तस्दीक की थी कि हालिया दिनों में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया भी तेहरान में आयतुल्लाह खामनाई से मिले हैं और ऐसे में अमेरिका इसराइल की मदद के साथ साथ खित्ते में अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका के 2 बहरी बेड़े पहले ही मशरिक़ वस्ता के समंदरों में तैनात हैं और अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के समंदर में ओहायो क्लास अमेरिकी जौहरी आबदोज़ भी पहुंच गई है, जो ना सिर्फ खुद न्यूक्लियर पावर्ड है बल्कि न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखती है। CNN के मुताबिक अमेरिका के पास ऐसी 4 आबदोज़ हैं जिनमें से हर एक 154 क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है और साथ ही 1000 पाउंड तक हाई एक्सप्लोजिव हथियार भी ले जा सकती है। वाज़ेह है कि अमेरिका खित्ते में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने की तैयारी कर रहा है और अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ इसराइल अपनी जारियत मजीद तेज़ कर रहा है। सिर्फ कल रात को इसराइली फोर्सेज ने 200 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। और हम बात यह है कि एक तरफ इसराइल शुमाली गजा के शहरियों से कहता है कि वो जनूबी गजा की तरफ जाएं, लेकिन साथ ही इसी हिदायत पर अमल करके शुमाली गजा छोड़ने वाले काफिलों पर फिर हमले कर देता है और जनूबी गजा पर भी मुसलसल बमबारी कर रहा है। यानी गजा का कोई भी इलाका महफूज नहीं है और गजा में शहदा की तदफीन अब सबसे मुश्किल इम्तिहान बन गई है। एक तरफ कब्रिस्तान भरते जा रहे हैं और तदफीन के लिए जगह कम पड़ गई है, तो साथ ही कई ऐसे शहदा भी हैं जिनकी तदफीन में ख़ानदान का एक फ़र्द भी शरीक नहीं हो सका, जबकि मुतअद्दिद मैयतें तो शनाख्त के काबिल तक नहीं हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म गजा में शहीद होने वाले बच्चों का जिक्र करते हुए रो पड़े। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।